हाँ जी, कैसे हो आप लोग। चलो जी, अगली रिवीजन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शेयर्स को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे, ये आज हम कसम खाते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 62 सबसेक्शन 4। सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 राइट शेयर्स तक अपन लोग कर चुके थे। सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 बात करता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और लोन इनटू शेयर्स। अब ये क्या कहता है जी, देखो ऐसा होता है कि कई बार कंपनियां डिबेंचर रेस करती हैं सरकार से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। डिबेंचर्स लेती हैं या लोन लेती हैं, किससे? सरकार से। अच्छा, फिर होता क्या है कि कंपनियां कर देती हैं डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट होता है तो फिर क्योंकि सरकार के पास पैसा कहां से आया, पब्लिक इंटरेस्ट चाहिए, तो पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार क्या कर सकती है? गवर्नमेंट, ध्यान रखना, पहले इसमें वर्ड होता था सेंट्रल गवर्नमेंट, अब हर जगह है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि इस लोन को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? इनटू द शेयर्स में। अच्छा, मगर ये ऑर्डर गवर्नमेंट तब भी दे सकती है जबकि ये लोन या फिर डिवेंचर्स जो थे वो नॉन कन्वर्टेबल थे। हाँ, यही तो इसकी खास बात है। यानी कि अगर मान लीजिए नॉन कन्वर्टेबल थे, उसमें ऐसी टर्म नहीं थी कन्वर्जन की, तब भी सरकार इस तरीके का कन्वर्जन करा सकती है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी, जब गवर्नमेंट इस तरीके का कन्वर्जन कराएगी तो कराते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान वो जरूर रखेगी। कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में। पहला, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन कितना है, और तीसरा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना है। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखेगी, ध्यान रखना पेपर में आ चुके हैं ये कई बार। फिर अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कंपनी को ये टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है, अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा, कंपनी को अगर टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि सरकार के इस कन्वर्जन ऑर्डर के खिलाफ अपील बनती नहीं है। अपील केवल इस बात पे बनती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वेशन देगी कि एक डिबेंचर के बदले में इतने शेयर, तो उन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन पर केवल अपील बनती है। वो अपील कहां पर फाइल हो सकती है? ट्राइब्यूनल के पास। कितने दिन में? 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ गई, वो क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए डिबेंचर्स को या लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख शेयर्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ये रहा। देखिए हुआ क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, इशूड शेयर कैपिटल थी 8 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, 10% डिबेंचर थे 6 लाख डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10। डिफॉल्ट हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक डिबेंचर के बदले में एक शेयर। तो यानी कि अब 6 लाख शेयर नए इशू हो गए, तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 8 लाख प्लस 6 लाख इजिकल टू 14 लाख। बट दिक्कत यह है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख। अब यहां पर इशूड 14 लाख हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा? यस, तो वो सेक्शन 61 लग जाएगा। यस, तो 61 के अंदर पहले फिर एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओ, लॉ कहता है ये तो ज्यादा दिक्कत हो गई, तो फिर तो क्या करें? तो लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए सरकार का ऑर्डर सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 में आता है, जिस कारण से ऑथराइज शेयर कैपिटल कम बढ़ गई है, तो वो ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने आप इंक्रीज मान ली जाएगी जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितनी इंक्रीज मान ली जाएगी? 4 लाख से मान लिया जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। बस गवर्नमेंट का ऑर्डर आया बस इसी से, यानी कि कुछ और सेक्शन 61 का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब बस काफी है, यानी कि वो जितनी भी रिक्वायर्ड है तुम्हें ऑथराइज शेयर कैपिटल एडिशनल जो रिक्वायर्ड है वो इंक्रीज मान ली जाएगी। दैट्स इट। ठीक है जी। चलिए, तो ये बेहतरीन पॉइंट था इस सेक्शन का। फिर आता है इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर बाय द कंपनी। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू करें जिनमें पहले से ही टर्म एंड कंडीशन लिखी हो कि दे आर कन्वर्टेबल? यस। अच्छा, कन्वर्टेबल भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक कंपल्सरी कन्वर्टेबल और एक होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल। कंपल्सरी और ऑप्शनली, अब दोनों में फर्क क्या है? पहला कहता है कंपनी कैन इशू डिबेंचर और लोन विच इज कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, ये तो हो गए कंपल्सरी कन्वर्टेबल। फिर आता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, वेयर द शेयर होल्डर हैज एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर न्यू शेयर्स। क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी ये कन्वर्ट होंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वोटिंग राइट तो प्रभावित होगी? यस। इसलिए जब भी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए जाते हैं, कन्वर्टेबल लोन इशू किया जाता है, तो इशू करते हुए पहले उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर या लोन रेज करते हुए ये प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ देयर इशू, नॉट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, नॉट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के टाइम पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ इशू होगा। ठीक हो गई इतनी बात? चले जी। अब फिर मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है ईसॉप्स। ईसॉप्स का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अभी तक हमने स्वेट इक्विटी की चर्चा की थी, अब हम ईसॉप्स की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ईसॉप्स में तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहले होते हैं ईसॉप्स की ग्रांटिंग,
जिसे कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ ईसॉप। सबसे पहले कोई भी कंपनी अनाउंस करती है ईसॉप्स, जिसे कहते हैं ग्रांट करना। ग्रांट के बाद सेकंड स्टेप होता है वेस्टिंग, मतलब आपकी झोलियों में ईसॉप्स दे देना। अब झोलियों में ईसॉप्स देने का मतलब है कि अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है कि आप चाहो तो ईसॉप्स ले सकते हो, चाहो तो आराम से चुपचाप बैठ सकते हो। ग्रांटिंग का मतलब है अनाउंसमेंट। ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में एक पीरियड होता है, एक मिनिमम 1 साल का पीरियड होता है, जब आपको वेट करना ही करना पड़ता है ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच में। ठीक है जी। कई कंपनियां आजकल 3 साल, 4 साल, 5 साल भी रखने लग गई हैं फिलहाल। वेस्टिंग के बाद आता है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। देखो जी, ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो ले लो या ना लो, बैठे रहो, या तो बैठे रहो या ले लो। जब आप कहते हो ले लेते हैं शेयर्स, तो इसे कहते हैं एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी। एक्सरसाइज करने के बाद या तो आप शेयर अपने पास रिटेन कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अब एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ कंपनियां लॉक इन पीरियड डाल देती हैं, बट फिलहाल वो आगे की बात है सेल करने की। मेरे पास ईसॉप से रिलेटेड ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका मुझे ध्यान रखना है। पहला क्या है? ग्रांटिंग, ग्रांटिंग के बाद वेस्टिंग, वेस्टिंग के बाद एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी। बस इनको ध्यान में रख के पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से समझ आ जाएगा। लो जी, ईसॉप्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑलरेडी सेक्शन 62 में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। जब मैंने कहा था कि राइट शेयर्स की मैंने बात की थी, तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस थी कि जहां पर वो नए शेयर होल्डर को इशू किए जा सकते हैं। उसकी पहली एक्सेप्शन थी जब शेयर्स ईसॉप्स के रूप में इशू किए जा रहे हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सेक्शन 62 के अंदर हम ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जब भी ईसॉप्स आए ना, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद द कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, बस इनका संगम लिखाना, बस काफी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन 62 में कोई क्लॉज, कोई सबसेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लगभग वही है, लगभग, मैंने कहा पूरा नहीं, लगभग वही है जो कि स्वेट इक्विटी में था। एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो या अदरवाइज हो, एम्प्लॉइज चाहे आपकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, यानी कि बिल्कुल सेम है जैसे कि स्वेट इक्विटी के अंदर था, बिल्कुल डिप्टो वही डेफिनेशन है। बट अब इसमें थोड़े 2 कदम और आगे बढ़े हैं। कहते हैं जी ईसॉप्स के अंदर इंक्लूड में, एम्प्लॉय में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। पहला, प्रमोटर्स या प्रमोटर्स ग्रुप से रिलेटेड लोग, वो उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। और डायरेक्टर जो कि या तो खुद या फिर अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह के थ्रू ऑलरेडी 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो कंपनी के आज की डेट में इशूड शेयर है ना, दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, होल्ड करता है। तो यानी कि डायरेक्टर अगर ऑलरेडी 10% होल्ड करता है तो उसे स्वेट इक्विटी नहीं दिया जाएगा, और प्रमोटर्स या प्रमोटर्स ग्रुप के बिलोंग करने वाले लोगों को भी नहीं दिया जाएगा। ये उन लोगों को ही दिया जाएगा जो एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर 10% बहुत बड़ी होल्डिंग होती है, तो उससे ऊपर हम इसे ईसॉप्स नहीं दे सकते। उसके बाद अदर कंडीशंस पे आइएगा। अदर कंडीशन कहता है कि ग्रांट और वेस्टिंग के बीच में मिनिमम पीरियड कितना रहेगा? 1 साल का। अच्छा, हुआ क्या, मान लीजिए कि पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन ईसॉप्स जो है ग्रांट किया। 8 महीने हुए थे कि पोपली इंडस्ट्री को रिलायंस इंडस्ट्री टेक ओवर करके चली गई। अब जो ग्रांट किए थे ऑप्शन जिन एम्प्लॉइज को, उनको 8 महीने हो चुके थे, तो फिर अब दोबारा से 1 साल कंसीडर किया जाएगा या फिर अब 4 महीने बैलेंस? द आंसर इज बैलेंस 4 महीने कंसीडर किया जाएंगे। ठीक है ना। तो कहता है कि अगर ऑप्शन ग्रांट किए गए थे जिस कंपनी के द्वारा, उसको किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, तो फिर होगा क्या? जो पीरियड बीत चुका है उसे भी कंसीडर किया जाएगा, उसे भी एडजस्ट किया जाएगा मिनिमम वेस्टिंग पीरियड के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंपनियां लॉक इन पीरियड भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, बता सकती हैं कि एक्सरसाइज के बाद भी लॉक इन पीरियड होगा। वो भी आजकल 3 साल चल रहा है। फिलहाल लिखना नहीं है, क्योंकि अपना ज्ञान नहीं दिखा के आना पूरा, वहां जितना जरूरत है उतना ही दिखाना है। ठीक है ना। ट्यूशन नहीं पढ़ाने जा रहे वहां पर। फिर उसके बाद कहता है कि एम्प्लॉइज, ध्यान रखना, जब तक तुम्हें ऑप्शन ग्रांट हुआ है तब तक तुम्हें कोई राइट ऑफ डिविडेंड वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी तक तो तुम्हें ग्रांट हुआ है। तो ये सब डिविडेंड वगैरह तब मिलते हैं जब तुम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हो। तो तब तक तुम्हें ना डिविडेंड का राइट है, ना वोटिंग राइट का अधिकार है, कोई भी अधिकार नहीं है जब तक कि तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर लोगे। फिलहाल जो ऑप्शन ग्रांट हुआ है एम्प्लॉय को, क्या वो ट्रांसफरेबल है किसी पर्सन को? नहीं, बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं। आप उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। फिलहाल आगे, क्या किसी बैंक वगैरह को प्लेज किया जा सकता है, हाइपोथिकेट या मॉर्टगेज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं किया जा सकता। ओके, फिर कहता है नो पर्सन अदर देन द एम्प्लॉय जिसको ऑप्शन ग्रांट किया गया है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय के बदले कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, केवल एम्प्लॉय के लिए। जब ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर एक्सरसाइज कैसे करेगा सामने वाला, नहीं कर सकता। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जब एक्सरसाइज किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल जिसमें आता है पहला केस डेथ। डेथ के केस में मान लीजिए ऑप्शन अभी ग्रांट हुआ है, वेस्ट भी नहीं हुआ, ग्रांट हुआ, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, लॉ कहता है इमीडिएटली वेस्टिंग हो जाएगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में। वो चाहें तो उनके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेस्ट हो जाएगा इमीडिएटली डेथ के केस में। सिमिलरली अगर परमानेंट इनकैपेसिटी एम्प्लॉय सफर करता है तो जो ग्रांट हुए हैं वो इमीडिएट वेस्टिंग हो जाएगी उनकी भी एम्प्लॉय के हाथों में। मरने के केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में, और दूसरे परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में एम्प्लॉय के हाथों में, और तीसरा रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन के केस में जितने ग्रांट हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी ग्रांट हुए हैं रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन के केस में सब खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट लास्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक रहेगा, इतनी बात ध्यान रहेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। लो जी, मेरा अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 63, जिसका नाम है बोनस शेयर्स। बोनस का मतलब वो ऐसे शेयर जो कि यूनिफॉर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट हैं। यूनिफॉर्म इन ऑल द रिस्पेक्ट मतलब जैसे एग्जिस्टिंग शेयर हैं बिल्कुल उसी तरीके के शेयर जब कंपनी इशू कर रही है तो इसे बोनस शेयर्स कहते हैं। अब बोनस इशू करने से पहले सेक्शन 63 कहता है कुछ कंडीशंस का पालन करना पड़ता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा बोनस के लिए। दूसरी कंडीशन है कि सोर्स ऑफ बोनस, बोनस के लिए पैसा कहां से आएगा? पहला याद करो सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में से। दूसरा, जब आपने 10 का शेयर 70 रुपए में बेचा था तो वो जो 60 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको आप बोनस देने में लगा दो। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर करके बोनस दे दो। ठीक है, बोनस में बोनस में मेंबर्स के घरों पे आ ही रहा है ना, कुछ बिना पैसा दिए घरों पे कुछ आ रहा है तो फिर इसके लिए बड़े वाला रेजोल्यूशन नहीं, केवल नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लिस्टेड कंपनियां अगर होंगी तो वहां पर सेबी की रेगुलेशंस भी चलेंगी। दूसरी बात, बोनस देके ना आप किसी की लायबिलिटी को बढ़ा नहीं सकते। लायबिलिटी को बढ़ाना मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख शेयर है रिलायंस के, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, पेड अप वैल्यू है 2 रुपए। ठीक है जी, तो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 2 मतलब मैंने 2 लाख रुपए पे किए हैं, और 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 8 मतलब 8 लाख रुपए मैंने अभी पे करने हैं। अब भाई मेरे पास कभी भी कॉल नोटिस आ सकता था, मैं बड़ा टेंशन में था। मैंने क्या किया, मैंने कहा 8 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं। मैंने अपने हाथों की अंगूठियां बेची, कड़े बेचे। अब 8 लाख रुपए इकट्ठे किए, मैं खुश था। मैंने कहा चलो 2 लाख बचाने के लिए 8 लाख और दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अच्छा, अचानक मेरे घर पे एक दिन मिसाइल गिरी। वो मिसाइल क्या थी? बोनस शेयर्स की। रिलायंस ने कहा, ऊपर लिखा था मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारक? मैंने अंदर जाके देखा तो देखा लिखा हुआ था हम आपको बोनस देने जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, बोनस देने जा रहे हैं। अच्छा, बस बोनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म शेयर्स, मतलब जैसे एग्जिस्टिंग है वैसे ही नए आएंगे। अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग कितने थे? 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर और मिले मुझे। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू 2 रुपए, इसकी भी पेड अप वैल्यू 2 रुपए। अब हुआ क्या इसका मतलब कि मेरे पास पहले 1 लाख शेयर पे 8 रुपए पे करने थे, अब मुझे 2 लाख शेयर पे 8 रुपए यानी कि 16 लाख रुपए पे करने हैं। 8 लाख रुपए मैंने कंगन बेच के लाए थे, अब तो मेरे गले का मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा मुझे। बात समझ आ रही है? तो आपने बैठे बैठाए बोनस इशू करके लोगों को बर्बाद कर दिया। इसलिए बोनस इशू करने की पहली कंडीशन यह है कि जिन शेयर पे बोनस इशू किया जाना है वो फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, ताकि उससे मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, अगली कंडीशंस क्या है? कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट्स या फिर किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह के अंदर, चाहे उन इंस्ट्रूमेंट में डिफॉल्ट हो या उनके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हो, कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी ने एम्प्लॉय को पैसा दिया नहीं और मेंबर्स को बोनस दे रही है ऐसी कि तैसी, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तीसरा, एक बार बोनस देने के बाद अपना डिसीजन वापस नहीं लोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि किया तो क्या होगा, इसके कंसिक्वेंसेस लिख के नहीं है, 12 महीने तक बैन लग जाता है कंपनी के ऊपर दोबारा शेयर इशू करने पे, बट वो लिख के नहीं आना। मैं अपना ज्ञान दिखा रहा हूं कि देखो मेरे को कितना ज्ञान है, आपने नहीं दिखाना वहां पर। ठीक है, सेक्शन 64 कहता है नोटिस टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। कहता है कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑल्टरेशन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हुआ है। अच्छा जी, हमने कहा कब कब हुआ? एक तो केस हमने देखा सेक्शन 61 के अंदर हुआ है। दूसरा, एक ऑल्टरेशन कब हुआ? सेक्शन 55 में जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ ना, तब भी हुआ है। 61 में हुआ,
सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 के अंदर जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया और जिसकी वजह से ऑथराइज कैपिटल बढ़ गई थी, वो भी केस आया। तीसरा केस जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ, वो भी हुआ। कहता है जब जब ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज होगा तब तब आपको नोटिस आरओसी को बताना पड़ेगा कि देखो कंपनी, देखो आरओसी, हमने आपको जब मेमोरेंडम सबमिट किया था तो उसके अंदर हमने बताया था कि हमारी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, परंतु आज हमारी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो इसका नोटिस आपको इसलिए रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑल्टरेशन देना पड़ेगा। नहीं दिया तो फिर ये पेनल्टी आपका इंतजार कर रही है। जो ध्यान रखनी है, पेनल्टी 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी और 1 लाख इन केस ऑफ अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये ध्यान रखनी है। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66 बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों में फर्क क्या है? और एक कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी आया था। मैं तीनों टर्म्स को एक बार रिकॉल करवाता हूं। एक पहली टर्म, फटाफट पेज पलट के देख लीजिएगा, सेक्शन 61 जब हमने ऑल्टरेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल किया था तो वहां हमने एक टर्म लिखी थी कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड या अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। याद आ रहा है? मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए 50 लाख शेयर की ऑथराइज कैपिटल है, इशू किए 50 लाख शेयर, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 47 लाख शेयर, 47 लाख, तो रिमेनिंग जो 3 लाख शेयर थे वो कैंसिल कर दिए गए, मतलब ऑथराइज कैपिटल में से माइनस कर दिए गए। ऑथराइज कैपिटल में माइनस कर दिए हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कंपनी की बेवकूफी को झलका रहा है बस, और कुछ नहीं। इसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसी को ही हम एक और टर्म से भी पुकारते हैं डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आता है एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भाई प्रेफरेंस शेयर आए थे, एक सर्टेन पीरियड के लिए आए थे, वो 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल 8 साल जो भी पीरियड था, पीरियड खत्म हुआ, आज उन्हें जाना था, वो चले गए। तो फिर जब एग्रीमेंट ही हुआ था कि उन्हें अब जाना है तो चले गए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बट ये पॉइंट सबसे खतरनाक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें क्या होता है, जब आपने एज अ क्रेडिटर कंपनी में पैसा लगाया तो आपने कंपनी से एक बात पूछी कि कंपनी आपका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है? कंपनी ने कहा 10 करोड़। आप बड़े खुश थे कि ठीक है, हम 20 करोड़ का लोन दे देते हैं। कंपनी ने 10 करोड़ खुद का लगाया हुआ था, 20 करोड़ आपने कंपनी को लोन दिया, तो डेट इक्विटी रेशियो हो गई 2:1, जो कि एक्सेप्टेबल है। परंतु कंपनी ने बदमाशी क्या की कि अपनी पेड अप कैपिटल को 10 करोड़ से माइनस कर दिया, 9 करोड़ माइनस करके 1 करोड़ रख दिया। आपने दिया 20 करोड़, कंपनी का खुद का पैसा 10 - 9 = 1 करोड़ रह गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गई 20:1। तो फट गया सब कुछ। आपके पैसे को उठा के कंपनी ने गलत कर दिया। तो ये क्या धोखा नहीं है? धोखा है। इसलिए लॉ मेकर कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। परंतु सेक्शन 66 कहता है कि रुको रुको रुको, कुछ केसेस में हो सकता है। टोटल मिला के ऐसे 3 केसेस बताए गए हैं जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। तो सर ये तो शेयर होल्डर के लिए हार्मफुल है ना? हाँ, हार्मफुल है। इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा शेयर होल्डर से ज्यादा क्रेडिटर्स के लिए हार्मफुल है ना? हाँ, इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि जब भी रिडक्शन करना होगा तो पहले शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए एसआर के द्वारा, उसके बाद क्रेडिटर की भी अप्रूवल चाहिए। बहुत मुश्किल है। सोचो क्रेडिटर आपको अप्रूवल देंगे? नहीं। मगर मैंने कहा फिर भी आपने उन्हें लॉलीपॉप देके क्रेडिटर की अप्रूवल ले ली। तीसरी अप्रूवल एक और चाहिए, ट्राइब्यूनल की। ये जब 3 अप्रूवल आ जाती हैं तभी रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ होता है, अदरवाइज रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ नहीं होता है। ओ माय गॉड। तो 3, अब कौन सी 3 सिचुएशन है जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है? चलिए अब उसकी चर्चा करते हैं, कितनी केसेस में हो सकता है। सिचुएशन नंबर 1 मेरे सामने समझिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 20 लाख। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस है 15 लाख, क्रेडिटर है 5 लाख। अच्छा, हम देखते हैं कि ये 3 सिचुएशंस दी तो हुई हैं कि जहां पर लॉ मेकर ने कहा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, बट इनमें से केवल एक ही, थर्ड सिचुएशन ही ऐसी होगी जो रियल लाइफ में अलाउ होती है। प्रैक्टिकली क्रेडिटर कभी अप्रूवल देंगे नहीं, इसलिए सिचुएशन नंबर 1 और 2 ना कभी लगी है ना कभी लगेंगी किसी कंपनी में। केवल सिचुएशन नंबर 3 आज तक कुछ कंपनियों में लगी है, और सिचुएशन नंबर 3 को हम नाम देते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे आप अकाउंट्स में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 1 दोबारा देख लीजिएगा।
कंपनी का बैंक बैलेंस था बहुत ह्यूज। कंपनी के दिमाग में आया कि इतने ह्यूज बैंक बैलेंस का हम करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, अपने पास रख के क्या फायदा, तो उठा के रिफंड कर देते हैं। चलो जी, डिसाइड किया गया कि हमारा जो कैश बैलेंस है 30 लाख, उसमें से सारे फ्यूचर के भी एक्सपेंशन प्लान देख लो, सब कुछ देख लो, फिर भी 6 लाख। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निकाला ये 6 लाख तो ज्यादा है। 2 लाख शेयर्स थे टोटल, 20 लाख की शेयर कैपिटल थी, 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, 6 लाख वापस करना है 2 लाख शेयर को, तो इसका मतलब हर शेयर पे 3 रुपए वापस करना है। कंपनी का ये प्लान है। अब कंपनी ने क्या किया, पेड अप कैपिटल कम कर दी, पेड अप वैल्यू 7 रुपए कर दी, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए। और दूसरा केस कंपनी ने क्या किया, पेड अप वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों ही कम कर दी। क्रेडिटर का दोनों तरफ नुकसान है, दोनों तरफ क्रेडिटर के साथ धोखा किया आपने। कैसे, उन्हें दिखाया कुछ और कर कुछ और दिया। ठीक है ना। तो मैंने कहा सिचुएशन नंबर 1 थ्योरेटिकली बनी है, प्रैक्टिकली कभी ना अप्लाई हुई ना कभी होगी, बट फिर भी बनी हुई है ना थ्योरेटिकल। चलिए, प्रैक्टिकली क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि क्रेडिटर अप्रूवल नहीं देंगे कभी इस चीज की। चलिए, आप क्रेडिटर के पास जाओगे कि हम पैसा रिफंड कर रहे हैं, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं मान जाएंगे। और सिचुएशन केस नंबर 2, ये तो बहुत ही खतरनाक इक्वेशन है। कैसे, आपने पेड अप वैल्यू भी 7 रुपए कर दी और नॉमिनल वैल्यू भी 7 रुपए कर दी, यानी कि 7 रुपए पे शेयर फुली पेड अप हो चुकी है। केस नंबर 1 में मेरे पास एक सांत्वना थी, वो ये कि पेड अप वैल्यू कम हुई है, कोई दिक्कत नहीं, 3 रुपए की कॉल्स दोबारा फ्यूचर में मंगाई जा सकती है। बट केस नंबर 2 में तो आपने उसका स्कोप भी बंद कर दिया, आपने 7 रुपए पे ही फुली पेड अप कर दिया। क्या ये गलत नहीं है? बहुत गलत है। तो इसे कहा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसे? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्योंकि नॉमिनल वैल्यू भी कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या मैं कह सकता हूं ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज भी हुआ है? यस, कैपिटल क्लॉज में भी ऑल्ट्रेशन यहां पर हुआ है। मतलब पूरी सिचुएशन में नहीं हुआ, केवल सिचुएशन नंबर 1 के केस नंबर 2 में हुआ, जब नॉमिनल वैल्यू हिल रही है। ठीक है ना। तो ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज हुआ। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे। अगेन ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में ना कभी हुई ना कभी होगी। अब हुआ क्या इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल है 16 लाख। 16 लाख कैसे बना? 2 लाख शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, पेड अप वैल्यू 8 रुपए की है, तो 2 लाख एट द रेट ऑफ 8 इज इक्वल टू 16 लाख। ठीक है जी। अनपेड शेयर कैपिटल कितनी है अभी? 2 रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि चलो अब हम 2 रुपए कभी मंगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसे ही इतना पैसा ज्यादा हो गया 16 लाख रुपए की, अब हम 2 रुपए मंगा के क्या करेंगे, हम मंगाएंगे ही नहीं। वाह वाह वाह। जब क्रेडिटर कंपनी में पैसा लाते हैं तो ये देखकर लाते हैं कि कितना पैसा आ चुका है और कितने कॉल्स के रूप में पैसा आ सकता है। आपने वो जो कॉल्स के रूप में पैसा आ सकता था उसका स्कोप ही खत्म कर दिया। क्या यह धोखा है क्रेडिटर के साथ? यस। अगेन क्या इसमें कह सकता हूं क्रेडिटर के साथ छोटे वाला धोखा है या बड़े वाला? बड़े वाला। तो इसे कहा जाता है अगेन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि आपने परमानेंट स्कोप खत्म कर दिया है अब उसका, तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट कहा जाता है। प्लस क्या इसमें भी ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज हुआ? यस बिल्कुल हुआ, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ये दोनों सिचुएशंस मैंने कहा ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी भूत में हुई ना कभी भविष्य में होंगी। नाउ कम टू सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 क्या कहती है? कहती है दी जेड लिमिटेड। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, जिसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखो जी, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20, क्रेडिटर 80, अदर एसेट्स 82 और प्रॉफिट एंड लॉस है 18। ठीक है। कंपनी पहुंची क्रेडिटर के पास और उनसे कहने लगी क्रेडिटर हम ना ये प्रेजेंटेशन अब चेंज करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रह जाएगी 2, क्रेडिटर रह जाएंगे 80, अदर एसेट्स हो जाएंगे 82। कुछ भी नहीं हुआ, केवल 18, 20 में से 18 माइनस कर दिए, बाकी तो सारा सेम के सेम है। तो इससे कोई फर्क पड़ा ना? अभी तक तो नहीं लग रहा, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो पहले भी कितनी थी? 80 और डिवाइडेड बाय 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, यानी कि 40 टाइम्स सी। और ये वाले नए फॉर्मेट के अंदर भी 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 टाइम्स है। तो कोई फर्क तो मुझे नजर नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा, मगर अगले साल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस तरीके का प्रेजेंटेशन करने पर। कैसे? क्योंकि अगले साल मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हो गया 20 लाख रुपए का। अब पुराने वाले प्रेजेंटेशन में डालो जहां पे लॉस नजर आ रहा था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 प्रॉफिट एंड लॉस, 20 का प्रॉफिट और 18 का लॉस था, तो 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अदर एसेट्स भी 82 प्लस 20 लाख का प्रॉफिट, मतलब डबल एंट्री होता है तो एसेट साइड भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ रही है 20 से। तो ठीक है। अब 16-17 में अगर मान लीजिए कंपनी को आपने प्रेजेंटेशन चेंज करना अलाउ कर दिया, मतलब अलाउ कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्विटी शेयर कैपिटल से एडजस्ट कर दो, तो दिक्कत क्या आ रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल रह गए 2। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया 20 पूरे का पूरा प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो एडजस्ट हो चुका है कैपिटल में से। क्रेडिटर है 80, अदर एसेट है 102। अब क्रेडिटर का नुकसान किस तरीके से हुआ? यहां क्रेडिटर का नुकसान इस तरीके से है कि
इस प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम डिविडेंड कितना बढ़ सकता है? 2 लाख का। 2 लाख का डिविडेंड अगर बांट दिया मेंबर को तो डेट इक्विटी रेशो कितनी रह जाएगी? सोचो सोचो, डेट इक्विटी रेशो कितनी रह जाएगी? आपका डेट कितने थे, क्रेडिटर्स कितने थे? 80 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है? 20, यानी कि 4 टाइम्स। भाई डेट इक्विटी रेशो सारा डिविडेंड दे दो मेंबर को तो भी रह जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है, एक्सेप्टेबल। बट अगर इस तरीके के प्रेजेंटेशन में आए जहां पे अब पूरे का पूरा 20 लाख प्रॉफिट दिख रहा है तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना बढ़ सकता है? 20 लाख रुपए। अब डेट इक्विटी कितनी रह जाएगी अगर 20 लाख का डिविडेंड दे दिया तो? 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई बस 40 टाइम्स। समझ आ रही है बात? केवल प्रेजेंटेशन चेंज करके कंपनी ने अपने पास मेंबर के लिए एक ऑप्शन बना लिया ज्यादा डिविडेंड देने का। और क्रेडिटर को फिर डेट इक्विटी रेशो, हाई डेट इक्विटी रेशो पे पहुंचा दिया। इस तरीके से क्रेडिटर का बेवकूफ बनाया गया, एडजस्ट करके, कैपिटल में से प्रॉफिट को एडजस्ट करके। तो इस तरीके से क्रेडिटर का बहुत बड़ा नुकसान है कि जब इस तरीके से लॉस को कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाए। अब अगली बात, लॉस को कैपिटल में एडजस्ट कैसे किया जा सकता है? देखो जी कैसे किया जा सकता है। 20 लाख की शेयर कैपिटल थी, लॉस कितना था? 18 लाख। तो 20 लाख की शेयर कैपिटल का मतलब है 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, 20 लाख। 18 लाख का लॉस है, यानी कि हर शेयर पे 9 रुपए का लॉस है। अब ये लॉस आपने एडजस्ट कैसे किया कैपिटल में? आपने कहा 10 रुपए की पेडअप वैल्यू है माइनस 9 रुपए इज इक्वल टू 1 रुपए की पेडअप वैल्यू रह गई। यहां पे शेयर होल्डर का भी नुकसान है, क्रेडिटर का तो है ही कि अगले साल मैक्सिमम डिविडेंड खा जाएंगे ये लोग। मेंबर का भी नुकसान है कि उनसे आप 9 रुपए की कॉल दोबारा मंगा सकते हो। इसलिए सेक्शन 66 में मेंबर के स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत पड़ी। केवल सिचुएशन नंबर 3 नहीं, लॉ मेकर ने सबके लिए लिख दिया। हर सिचुएशन में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आप रिडक्शन कर रहे हो। दूसरी बात, अगर कंपनी ने 10 माइनस 9 करके पेडअप वैल्यू को भी 10 माइनस 9 कर दिया तो 1 रुपए पे फुली पेडअप बना दिया, तो भाई साहब ये तो क्रेडिटर का बहुत बड़े वाला नुकसान हुआ। इसे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी भी कहते हैं। प्लस इसमें क्योंकि नॉमिनल वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल भी हुआ। 3 सिचुएशन, तीनों को रिकॉल करो। पहला, कंपनी के पास एक्सेस पैसा था, आने के बाद एक्सेस पैसा कंपनी उसे रिफंड कर रही है। दूसरा, कंपनी के पास पैसा आया नहीं था, आना था, अनपेड पोर्शन को कंपनी ने पहले ही खत्म कर दिया। तीसरा, कंपनी ने लॉस उठा के कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। ये 3 तरीके हैं। इन 3 में से सिचुएशन नंबर 1 दोबारा से गो थ्रू करो। जब कंपनी के पास एक्सेस पैसा आया, कंपनी ने उठा के वापस किया, 2 केस बन सकते हैं। शायद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी हो, शायद ना हो। शायद ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हो, शायद ना हो। जब कंपनी ने अनपेड पोर्शन को कैंसिल किया तो एक ही केस बनेगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। केवल क्योंकि पेडअप वैल्यू पहले ही कम थी, आपने नॉमिनल वैल्यू भी कम कर दी, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी, या फिर कैंसलेशन ऑफ द, या फिर क्या कहते हैं? ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है। सिचुएशन नंबर 3 में फिर 2 केसेस बने। पहला केस कौन सा बना? या तो नॉमिनल वैल्यू कम नहीं होगी या होगी। अगर नॉमिनल वैल्यू कम नहीं हुई तो फिर ठीक है, नॉर्मल केस है। पर अगर हो गई तो ये ज्यादा सीरियस है, तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी प्लस ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज भी हो रहा है। ओके, अब आइएगा ऑल्टरेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब। कहता है जी कंपनी, पहली बात तो तुम्हें एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है, वो क्या है? तब तक ऑल्टरेशन नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है या फिर उन पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तब तक हम आपको ऑल्टरेशन करने नहीं देंगे। अच्छा, अब अगली बात, कितनी सिचुएशन है रिडक्शन की? 3। पहला कहता है कंपनी में क्या कर सकती है? एक्सटिंग्विश कर सकती है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी बोला था ना, इसी का एक और नाम है रिड्यूस कर सकती है लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। मतलब अनपेड पोर्शन पे एक्सटिंग्विश कर सकती है। यहां पे एक ही केस बन सकता है, सीरियस वाला एक्सटिंग्विश करना, यानी कि नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपए, पेड अप कैपिटल थी 8 रुपए, आपने नॉमिनल वैल्यू को भी -2 करके 8 कर दिया।
सिचुएशन नंबर 2 जो हमने डिस्कस की। अच्छा, फिर अब सिचुएशन नंबर 1 और 3 में एक चीज कॉमन थी, वहां पे दोनों पे दो दो केस पॉसिबल थे, एक में एक्सटिंग्विशमेंट हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, दोनों में एक पॉसिबिलिटी थी, इसलिए लिखा आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशमेंट और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और इसको लॉस को एक और नाम से भी पुकारा जाता है अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। मेरे पास अगर लायबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, तो मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा 10, तो मैं इसे कहता हूं कि ये 10 रुपए की कैपिटल 10 रुपए के बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। परंतु मेरे पास अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है और यहाँ पर लॉस हो गया 10 रुपए, तो क्या कहूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे 10 रुपए के एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, एसेट थोड़े ना है, तो लॉस है तो डूब गई। तो यानी कि लॉस का मतलब होता है अनरिप्रेजेंटेड बाय एनी अवेलेबल एसेट, कोई अवेलेबल एसेट नहीं है, ये तो डूबा हुआ पैसा है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ही कहते हैं। ठीक है, फिर पे ऑफ एनी पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, तो इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की डेफिनेशन है। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोसीजर क्या है, आइएगा प्रोसीजर पे भी देख लेते हैं। प्रोसीजर पे आइएगा तो प्रोसीजर क्या है, पहली बात तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, दूसरी बात आपको ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। जब आप ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे तो इस एप्लीकेशन के बाद ट्राइब्यूनल जो है एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस किस किस को इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू करेगा, रजिस्ट्रार को इशू करेगा, सभी को इशू करेगा, और सभी को इशू करेगा। सभी को कब? लिस्टेड कंपनी के केस में, और साथ में क्रेडिटर को इशू करेगा। ओके, इन सबसे कहा जाएगा कि आप अपना व्यू बताइए कि कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने जा रही है, आप बताइए। इन सब की तरफ से जो भी व्यू आएगा 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अगर कोई व्यू नहीं आया तो इसका मतलब इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्रेडिटर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रेडिटर को स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर दिया जाएगा। ओके, वो कैसे? ट्राइब्यूनल जब भी ओके करेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे अप्रूव करता हूं, तो एक चीज वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। पहला कि ये जो क्रेडिटर थे, क्या इनके डेट को डिस्चार्ज किया गया है, या फिर क्या इनको सिक्योरिटी दी गई है, या फिर क्या इनकी कंसेंट प्राप्त कर ली गई है। अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा तभी मतलब क्रेडिटर के हितों के साथ कंपनी ने सही किया, और तभी ट्राइब्यूनल इसे अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ ही नहीं करेगा। तो क्रेडिटर को बड़ा स्पेशल ध्यान देगा कौन? ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, चलिए। अब उसके बाद क्या होगा, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी निकाली जाएगी और ये आरओसी के पास जमा करा दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल कैसे कैसे है, कितने नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू, कितना अमाउंट ऑफ शेयर हो गया। अच्छा, फिर कहता है द अमाउंट इफ एनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप शेयर कैपिटल। अब जो नई पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी है, ये 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया है, वो आरओसी के पास ये सारी डिटेल जमा करवा दी जाएगी। अब अगला पॉइंट फिर और समझना, ये भी अब थोड़ा खतरनाक है। वो क्या? मान लीजिए ट्राइब्यूनल जब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर देख रहा था, बैलेंस शीट देख रहा था, तो उसमें क्रेडिटर नंबर 1 से क्रेडिटर नंबर 100 क्रेडिटर दिए हुए थे। उसने 100 क्रेडिटर का स्टेटस देखा, उनसे बात की, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक 101 नंबर का क्रेडिटर उठ के आया। उसने कहा ट्राइब्यूनल मैं रह गया। तो ट्राइब्यूनल ने कहा नालायक आदमी, जब मैंने सबको बुलाया था तो तू कहाँ था? उसने कहा मैं भूल गया, मेरी नई नई शादी हुई थी, हनीमून मनाने गया था, या फिर मेरे घर पे चिंटू पिंटू पैदा हुए थे, या मैं बीमार था, कोई जेन्युइन रीजन दिया। ट्राइब्यूनल ने कहा अब क्या करें, हमने तो 100 क्रेडिटर के लिए तो हमने इंश्योर करवा दिया, अब तू नया आ गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, कंपनी एक काम करो, इसे पेमेंट करो। पेमेंट तो करनी होगी क्योंकि क्रेडिटर है। सर वो अपनी गलती से रहा है, फिर क्या हो गया, है तो क्रेडिटर, पेमेंट करो इसे। अगर कंपनी ने पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, परंतु अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो इसे क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट। और जब भी कंपनी क्रेडिटर की पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो फिर क्रेडिटर के पास एक अधिकार है एक एक्ट में एक्शन लेने का, जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां पर वो एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग कंपनी को वाइंडिंग अप में भी पहुंचाया जा सकता है, लिक्विडेशन में भी ले जाया जा सकता है। अब क्या हुआ, तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। अब यहां पर 2 केस हो सकते हैं। पहली बात, शायद कंपनी लिक्विडेशन में हो या शायद कंपनी लिक्विडेशन में ना हो, मतलब या तो कंपनी वाइंडिंग अप में हो या कंपनी में वाइंडिंग अप में ना हो।
अगर तो कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं है तो हर मेंबर को अगर जितना भी कोई अनपेड पोर्शन है उसके शेयर पर, जो भी मेंबर हैं जिनका अनपेड पोर्शन है वो अनपेड पोर्शन पे करना पड़ेगा ताकि इस क्रेडिटर को पेमेंट की जा सके। ठीक है जी। और कंपनी अगर वाइंडिंग अप में है तो जो मेंबर नाम है, मेंबर जब कंपनी वाइंडिंग अप में होती है ना तो मेंबर को एक नाम से पुकारा जाता है और नाम होता है कंट्रीब्यूटरी। तो कंट्रीब्यूटरी की एक लिस्ट बनाई जाएगी, उस कंट्रीब्यूटरी की लिस्ट में देखा जाएगा कि किसने अभी अभी कंट्रीब्यूशन देना है। कुछ बात नहीं है, ये वही वाला पहला ही पॉइंट है, बस एक फर्क है, कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं है तो हम मेंबर कह रहे हैं और वाइंडिंग अप में है तो हम उसे कंट्रीब्यूटरी कह रहे हैं। कंट्रीब्यूटरी की एक लिस्ट बनाई जाएगी और देखा जाएगा कि किस मेंबर नहीं कंट्रीब्यूटरी ने अभी पैसा पे करना है, उन सब की लिस्ट में से देखा जाएगा किसने पैसा पे करना है, उनसे मंगवाकर इस क्रेडिटर को पे ऑफ किया जाएगा, मगर इसको पे ऑफ जरूर किया जाएगा। सवाल उठा सर अगर किसी का भी अनपेड अमाउंट है नहीं, कॉल्स है नहीं किसी की भी, तो क्या होगा? तो कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा। ये लिखा नहीं है यहाँ, बट फिलहाल वो प्रोसीजर जो वाइंडिंग अप में लगते हैं उसके अनुसार एसेट्स को बेचा जाएगा, फिर और क्या। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर एक डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन एंड कैंसिलेशन। कैंसिलेशन वही जो सेक्शन 61 में ऑल्टरेशन इन ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में किया, और रिडक्शन। सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब लिख के आना, ठीक है। दूसरी बात, रिडक्शन, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यहां पर ऑर्डिनरी नहीं, अब नहीं स्पेशल ही है, तो एक काम करना, ये डिफरेंस आप हटा ही देना, ये डिफरेंस आप हटा दो, मत करना इसे। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन 66 में क्रेडिटर का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, यस, तो इसलिए तो उनकी कंसेंट ली जाती है, सिक्योर किया जाता है या फिर उनको पेमेंट की जाती है। परंतु कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां ऑथराइज शेयर कैपिटल कैंसिल हो रही है, वहां पे क्रेडिटर को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की वजह से ध्यान रखना, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल हो भी सकता है या फिर शायद ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। परंतु कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल की वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन होना ही होना है। टोटल 5 सिचुएशन की थी, याद करो कौन कौन सी की थी हमने वहां पे सिचुएशन, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, और कैंसिलेशन। ठीक है ना, तो कैंसिलेशन में तो ऑल्टरेशन होना ही होना है ना, याद आया। आगे, रिडक्शन के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल चाहिए, बट यहां पर कैंसिलेशन के लिए कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। रिडक्शन की वजह से पेड अप कैपिटल कम होती है, यहां पर केवल ऑथराइज कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ता है, पेड अप कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं है। उसके बाद आता है मेरा सेक्शन 67। ये क्या कहता है जी सेक्शन 67, चलिए ये भी सुनिएगा आप। लोन और असिस्टेंस बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, कहता है जी ऐसा है, कोई भी पब्लिक कंपनी ना तो कोई लोन देगी ना ही फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी किसी भी पर्सन को, ताकि वो पर्सन जाके कल को कंपनी के ही शेयर खरीद सके, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, बट इस रूल की एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या कहती है? कहता है कुछ केसेस में कंपनी लोन दे सकती है। कैसे? पहला, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का तो काम ही लोन देना होता है, तो कोई बैंकिंग कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर अपने किसी व्यक्ति को लोन दे रही है और वो व्यक्ति उठा के बैंकिंग, एक्सिस बैंक ने लोन दिया और उस व्यक्ति ने एक्सिस बैंक के शेयर खरीद लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड ऑर्डिनरी कोर्स, ये कीवर्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, मतलब किसी के लिए स्पेशली कुछ नहीं किया जा रहा, नॉर्मली बैंकिंग एक्टिविटी के रूप में लोन दिया जा रहा है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल टाटा ने एक फंड खोला, उस फंड में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, किस लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। अब इस फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट किया जिसे कहते हैं ट्रस्टी। अब ट्रस्टी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, मुझे इसे कहीं तो लगाना चाहिए, कहीं तो लगाना चाहिए, उठा के उसने कंपनी के ही शेयर में पैसा लगा दिया ताकि शेयर बढ़ सके और एम्प्लॉय का फायदा हो सके। तो एक तरीके से कंपनी ने किसी व्यक्ति को लोन दिया और वो व्यक्ति उठा के कंपनी के ही शेयर ले रहा है, बट फायदा किसका है? फायदा है इन एम्प्लॉयज का, इन एम्प्लॉयज का उद्धार हो रहा है। लॉ कहता है मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है। यानी कि अगर कोई स्कीम ड्राफ्ट की गई जिसके अनुसार प्रोविजन ऑफ मनी बनाया गया, मतलब कोई अकाउंट बनाया गया ताकि वहां से ट्रस्टी मतलब एक्सपर्ट फुली पेड अप शेयर्स, ध्यान रखना फुली पेड अप शेयर्स कंपनी के या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी के एक्वायर कर सके। कंपनी के भी शेयर एक्वायर किए जा सकते हैं या उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर एक्वायर किए जा सकते हैं। भला किसका करना है? अपने एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी के भले के लिए, मगर शेयर कंपनी के भी या उसके होल्डिंग कंपनी के भी एक्वायर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने किसी इंप्लॉय को लोन दे देती है, तो क्या ऐसे ही किसी इंप्लॉय को लोन दिया जा सकता है और वो लोन उठा और वो इंप्लॉय उठा के कंपनी के शेयर खरीद ले?
तो भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे? क्योंकि कल को क्या होगा कि कंपनियां अपने डायरेक्टर्स को लोन देंगी, डायरेक्टर्स को तो पता होता है कि आने वाला फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। जब कंपनी डिक्लेयर करेंगी फाइनेंशियल रिजल्ट तो बहुत उठापटक होती है शेयर्स में, तो डायरेक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है कि आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, उनको तो सब पता होता है। तो अगर कंपनी ने डायरेक्टरों को लोन दिया, डायरेक्टर लोन लेकर क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कंपनी के शेयर ले लेंगे और बढ़ने पर बेच देंगे, तो ये तो फिर गलत हो गया। तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि कंपनी लोन दे सकती है नॉर्मल एम्प्लॉय को, और नॉर्मल एम्प्लॉय चाहे तो शेयर भी खरीद सकता है, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली बात, ये लोन नहीं दिया जाएगा बड़े लोगों को। बड़े लोगों में कौन आएगा? डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और केएमपी को नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, लोन के ऊपर भी लिमिट लगा दी गई, जितनी भी उसकी सैलरी होती है उसके 6 महीने तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, उससे ज्यादा का लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये है 3 एक्सेप्शंस जहां पर कंपनी लोन दे सकती है किसी को भी, ताकि वो कंपनी के ही शेयर खरीद सके, हमें कोई परवाह नहीं है। अब सवाल उठा, क्या ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी लगता है? लॉ कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो जाए। कितनी? तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन यही कंडीशन आपको लगभग यही कंडीशन डिपॉजिट्स के चैप्टर में भी मिलेंगी। पहला, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। दूसरा, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टोटल लोन या टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर बॉडी कॉर्पोरेट कम है। किससे? इसकी पेड अप कैपिटल का 2 गुना कर दो और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर देखो, और उससे कम है इसकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग। तीसरी कंडीशन, जो भी इसकी बोरोइंग है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। अगर A प्लस बी प्लस सी तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने डायरेक्टर तक को लोन दे सकती है, जितना मर्जी लोन दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। परंतु अगर इन 3 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे पूरी तरह से लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल करा देता हूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोन दे रही है 2 करोड़ रुपए का अपने डायरेक्टर को। अच्छा, सैलरी है, मंथली सैलरी है डायरेक्टर की 10 लाख रुपए, 10 लाख करना है, 10 लाख पर मंथ। तो साल की कितनी हो गई? 1 करोड़ 20 लाख। 6 महीने से ज्यादा तो लोन नहीं दिया जा सकता, मतलब मैक्सिमम लोन 60 लाख का बनता था और वो भी डायरेक्टर को बनता नहीं था। तो ये तो कंपनी सारे उल्टे सीधे काम कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखना है तीनों कंडीशन पूरी होती है कि नहीं। पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 करोड़। अच्छा, आगे आइएगा, लोन ले रखे हैं यहां से। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा नहीं है, अच्छी बात है। कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो पहली कंडीशन, किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं कर रखा, दिया हुआ है। तीसरी कंडीशन, कोई डिफॉल्ट है? नहीं है, दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 करोड़। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ इंटू 2, 10 करोड़ और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर, कितना हो गया? डेटर्स 10 करोड़। अब जो आपका लोन है, किन से देखना है लोन? बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से। 4, 3, 7 और 2, 9। ये लोअर लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ए बी सी तीनों कंडीशन पूरी, तो क्या ये लोन दे सकती है? यस, जितना मर्जी लोन दे, क्योंकि तेरे ऊपर ये सेक्शन लगे नहीं रहा। ये सवाल बनना है पेपर में, बनने वाला, मैं बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 68, जिसका नाम है बायबैक। पहली बात, बायबैक कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और मेंबर्स भी कर सकते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना बायबैक कर सकते हैं? लॉ कहता है 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। दो चीजें ध्यान देने वाली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, 10% की लिमिट है, और दूसरी बात वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का बायबैक कर सकते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बायबैक करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है। अगली बात, कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, दैट्स इट। ओके, अब हम आते हैं मेंबर्स। मेंबर कितना बायबैक कर सकते हैं? लॉ मेकर ने कंडीशन दी, पहली कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन मैक्सिमम बायबैक मेंबर कर सकते हैं 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, जितना भी बायबैक हो रहा है उसमें से इक्विटी का बायबैक 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम 25% इक्विटी बायबैक होगी, बाकी बायबैक प्रेफरेंस का कर सकते हो आप। ओके, बायबैक करके शेयर कैपिटल तो कम हो जाएगी। मैंने कहा जी शेयर कैपिटल कम ही नहीं कर सकते कभी, तो याद करो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में मैंने कहा था जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जाना है तो बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो नई कैपिटल लाओ, या सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा यूज करो, या सीआरआर क्रिएट करो। बिल्कुल सेम बायबैक के लिए भी करना है। बायबैक का मतलब है आप मार्केट से अपने शेयर खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल तो कम हो जाएगी, वो होने नहीं दे सकते। तो तरीका क्या है उसको कवर देने के लिए? कवर वही देने के वही तरीका है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस में से सीआरआर क्रिएट कर दो, नया इशू यूज करो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, ताकि पेड अप कैपिटल का अमाउंट गिरे मत। बट मैंने कहा जी प्रोसीड्स ऑफ एन इशू, मान लीजिए कंपनी ने अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक इशू मंगाया था, उसमें शेयर होल्डर को कहा था कि शेयर होल्डर जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं इस पैसे से हम एक्सपेंशन करेंगे, और आज तुम क्या करने जा रहे हो इससे बायबैक, ये तो धोखा हो गया। इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि जो अर्लियर इशू आया था उसमें से जो पैसा आया आप उसको बायबैक के लिए यूज नहीं कर सकते। बायबैक में अगर यूज करना चाहते हो तो एकदम नया पब्लिक इशू लाओ, नया इशू लाओ जिसमें शेयर होल्डर को ये बताओ कि हम आपके पैसे को बायबैक में लगाने जा रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी। तीसरी बात, आर्टिकल में ऑथराइजेशन जरूरी है। अगली बात, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए मेंबर्स के केस में, और स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, और वो 10% तक कर सकते हैं पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इस पूरे सेक्शन में कहां पर भी फ्री रिजर्व आया है तो वह फ्री रिजर्व का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ध्यान रखना, वो सेक्शन में लिखा हुआ है। अगली बात, बायबैक हर हालत में कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। जिस दिन एसआर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 1 साल के अंदर बोर्ड ऑफ पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगली बात, फिर बायबैक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन 25% की मेंबर्स की दी हुई हैं। उसके बाद हाँ, बायबैक केवल फुली पेड अप शेयर्स का होना चाहिए, क्योंकि बायबैक में ना आप एग्जिस्टिंग प्राइस अगर 40 रुपए है तो बायबैक में आप 45, 46, 47 समथिंग कुछ ऐसे पे करते हो, तभी तो भाई लालच दोगे तभी तो शेयर होल्डर अपने शेयर को आपको देंगे, तो इसलिए आप उनको लालच देते हो अच्छे प्राइस का। परंतु ये लालच केवल उसी को देना जो कि ईमानदार है, मतलब जो फुली पेड अप शेयर्स करके बैठा है। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो बायबैक में आप सब कुछ अपना खत्म कर डालो, तो इसलिए डेट इक्विटी रेशियो किसी भी तरीके से बायबैक में 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो मुझसे पढ़े हुए हैं प्लीज, यहां पर मैंने 2 सवाल आपको क्लासेस में करवाए हैं, उन दोनों सवालों को, प्रैक्टिकल सवालों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी सवाल हैं जहां पे मैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट करवाता था, तो प्लीज उनको जरूर कॉपीज में देख लीजिएगा। बाकी फिलहाल ध्यान रखिएगा, आज तक वो टेस्ट करने वाले आए नहीं है, ना कभी आएंगे, वो इसलिए मैंने क्लासेस में अपनी करवाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट ध्यान रहता है उनसे। तो प्लीज वो सवाल जो भी मेरे स्टूडेंट है वो जरूर देख लीजिएगा एक बार, डेट इक्विटी रेशियो चेक करने का तरीका कैसे होता था। आगे फिर उसके बाद लिस्टेड कंपनी में सेबी की रेगुलेशन जरूर लगेंगी। शेयर बायबैक करके करोगे क्या, हवाई जहाज बना के कागज उड़ाओगे उनके? नहीं, लॉ कहता है कहीं ऐसे ना हो कि ये दोबारा सर्कुलेशन में आ जाएं, तो इसलिए 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें फुली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, 7 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, दूसरी बात, कंपनी आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी आरओसी को देनी पड़ेगी। वो किस बात की, कि कहीं आरओसी ऐसा तो नहीं है कि हम सारा पैसा बायबैक में लगा रहे हैं, शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 40 के बदले में 48 रुपए, और ये करके हम इंसॉल्वेंट ही हो जाएं।
तो कंपनी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देगी जो डायरेक्टर साइन करके देंगे, जिसमें वो खाएंगे कसम की, हम कसम खाते हैं मम्मी कसम, कि हमारे बायबैक करने के बावजूद भी अगले 1 साल तक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई आंच नहीं आने वाली, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एकदम स्ट्रांग थी, है और रहेगी। ठीक है जी। अगली बात, प्रोहिबिशन ऑन द बायबैक। सेक्शन 70 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन द बायबैक की। क्या कहता है? कहता है जी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर मैं बायबैक होने ही नहीं दूंगा, मैं बायबैक करने ही नहीं दूंगा। अच्छा वो क्या? फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को पैसा दिया, सब्सिडरी ने पैसा लेने के बाद कंपनी के ही शेयर परचेज कर डाले, इसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अपने शेयर परचेज करवाना अलाउ नहीं है। तो कंपनी, कोई भी कंपनी सब्सिडरी के थ्रू अपने शेयर परचेज नहीं करवा सकती। दूसरी बात, कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा देके अपने शेयर परचेज नहीं करवा सकती, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी अपने शेयर परचेज नहीं कर सकते। अगली बात, कोई भी वो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती जो डिफॉल्ट करके बैठी है। कहां पर डिफॉल्ट कर रखा है? DDD में, डिपॉजिट विद इंटरेस्ट, डिवेंचर विद इंटरेस्ट और डिविडेंड में। इसके अलावा टर्म लोन में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयर ऑन। परंतु अगर ये डिफॉल्ट हैं तो क्या होगा? लॉ कहता है फिर पहले ये डिफॉल्ट को ठीक करो, ठीक करने के बाद 3 साल का वेट करो। कितना? 3 साल का। 3 साल कहां से? जिस दिन ये सही हुआ है, रेमेडीड हुआ है, उसके बाद 3 साल। फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर समझा था, वो वहां था जब हमने डिफरेंशियल इक्विटी किया था, वहां पे किया था कि जिस दिन डिफॉल्ट सही होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 5 साल बाद तक डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू नहीं हो सकते। बट बायबैक के केस में 3 साल है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ रेमेडी ऑफ डिफॉल्ट है। फर्क समझ आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये तो बहुत सीरियस वाले डिफॉल्ट हो गए। उसके अलावा अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट भी हुआ तो भी बायबैक नहीं हो सकता। एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट किस चीज में? एनुअल रिटर्न फाइल करने में सेक्शन 92, डिविडेंड को डिक्लेयर करने में सेक्शन 123, डिविडेंड को पे करने में सेक्शन 127, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एज पर शेड्यूल 3 सेक्शन 129। तो अगर इनमें भी कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो भी कंपनियां बायबैक नहीं कर सकते। ठीक हो गई इतनी बात? आगे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं एंड में, जैसे एक परंपरा है, ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपने मुझे दिखाना है। ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपने मुझे दिखाना है और क्वेश्चन का नाम है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आज मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीन पे फोटो खींच लीजिएगा, मुझे इसका प्रेजेंटेशन दिखाओ कि कैसे करेंगे आप लोग। आई होप आपने फोटो खींच ली है। दिमाग लगाइए और मुझे प्रेजेंटेशन करके दिखाइएगा कैसे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है मैं चेक करवाना चाहता हूं आपसे। एक और क्वेश्चन था जहां मुझे चेक करवाना था आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मुझे इन दोनों क्वेश्चन में कुछ आपको दिखाना है कि कैसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है। इन दोनों में पेचीदा प्रेजेंटेशन है। फोटो खींच लीजिएगा, मैं वो लिस्ट दे दूंगा कि जो जो बच्चों की कॉपीज चेक होंगी। अच्छा, जिन बच्चों की कॉपीज चेक नहीं हो पा रही मैं उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जरूर देखने आ जाइएगा कि प्रेजेंटेशन में ये लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता लगे कि हमने वो मिस्टेक प्रेजेंटेशन में नहीं करनी है। ये प्रेजेंटेशन की क्लास जूम कॉल पे होती है, ठीक है जी। तो जूम कॉल कब होगी? आज है जूम कॉल कब होगी? आज है 5 अक्टूबर। ये जूम कॉल होगी 6 अक्टूबर, यानी कि कल रात को 9 बजे जूम कॉल होगी, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा इस प्रेजेंटेशन को। कल दोपहर को 2 बजे तक। नहीं, ओहो, रुक जाओ, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। 5 अक्टूबर है, मगर ये क्लास आज मैं 5 अक्टूबर रात को 11 बजे तो क्लास बना रहा हूं अभी। अब ये क्लास होगी 6 अक्टूबर सुबह। तो 6 अक्टूबर का टाइम दे रहा हूं, 7 अक्टूबर को इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन चेक होगा। 7 अक्टूबर को रात को 9 बजे, 7 अक्टूबर रात को 9 बजे मैं लिस्ट दे दूंगा कि किन किन बच्चों का प्रेजेंटेशन में चेक करने वाला हूं।
लगभग 8 या 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रेजेंटेशन चेक होगा। ठीक है जी, चलो जी। तो ये हमारा शेयर्स का चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर मैं जो चैप्टर खत्म कर दूंगा उसका नाम होगा डिविडेंड। फिर उसके बाद जो मैं चैप्टर शुरू करूंगा उसका नाम होगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी, या फिर हम जो शेड्यूल दे रखा है वैसे ही चलेंगे, जो शेड्यूल मैंने शेयर कर रखा हम वैसे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूँ उस शेड्यूल में कौन सा है और उसी के अनुसार मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको। चलिए, शेड्यूल मैंने एक एक्सेल में शेयर किया ना, उसके अनुसार कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से डिविडेंड ही लिखा हुआ था, बट कोई और हुआ तो मैं कोई और उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय।